नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हम बाल गोविंद नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। पहले वाले भाग में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय और कुछ पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे वाले भाग को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले वाले भाग में जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सारांश जान लेते हैं। पहले वाले भाग में हमने बाल गोविंद भगत की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया। वे साधु नहीं हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं वो साधु जैसे दिखते हैं। वो गृहस्थ हैं, उनका अपना परिवार है, एक बेटे के साथ एक पतोहू यानी बहू है। वो खेती बाड़ी करते हैं, और जब खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में जो अनाज पैदा होता है वो अनाज सबसे पहले वह कबीरपंथी जो मठ है, क्योंकि वो कबीर को मानने वाले हैं, कबीर के फॉलोवर हैं, कबीर के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने वाले हैं, तो सर्वप्रथम वो कबीरपंथी जो मठ है वहाँ उस अनाज को भेंट करते हैं। भेंट के उपरांत उस मठ से जो भी उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता है उन्हीं अनाजों से या उसी अनाज से वो अपने घर का क्या करते हैं, गुजर बसर करते हैं, यानी उन्हीं अनाज से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाल गोविंद भगत है वो एक संगीतज्ञ भी है। वो मधुर गान भी करते हैं। लेखक कह रहे हैं इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। जो सदा का अर्थ है हमेशा, हर समय लगभग सुनने को मिलते हैं। और वो कबीरदास के जो सीधे साधे पद हैं, कबीरदास जी द्वारा जो रचित दोहा चौपाई शैली में जो लिखी गई है उन पद को वो गाते हैं, और वो भी मधुर स्वर में। उनके कंठ से वो सजीव हो उठते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि कबीर स्वयं उन्हें गा रहे हों। यहाँ इससे आगे हम आज पढ़ेंगे तो देखिएगा, आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ क्या है? एक हिंदी महीना है। जैसे आषाढ़ सावन, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये अंग्रेजी महीना है, उसी प्रकार चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन ये हिंदी का महीना है। तो हिंदी के महीने के तहत आज आषाढ़ की रिमझिम है। यानी आषाढ़ की रिमझिम का मतलब है कि आषाढ़ वर्षा ऋतु का एक प्रथम महीना है। इसमें बारिश होती है। इन महीनों में आषाढ़ सावन और भादो ये 3 महत्वपूर्ण महीने हैं जिन महीनों में बारिश होती है। आषाढ़ के महीने में बारिश होती है और बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, यानी खेतों में क्या की जाती है? खेती की जाती है। धान गेहूं, तो पूरा गांव खेती करने के लिए खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चला रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। यानी किसी खेत में लोग हल चला रहे हैं तो किसी खेत में धान की रोपनी की जा रही है, क्योंकि धान के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है और मिट्टी के साथ जो पानी है वो गाढ़ा बन जाता है और उसी
गाढ़ी मिट्टी और पानी में धान की रोपाई की जाती है। इसी धान के पानी भरे खेतों में गांव के जो बच्चे हैं उछल रहे हैं, यानी सारे प्रसन्न हैं, खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। बच्चे भी उन पानी भरे खेतों में मिट्टी से लथपथ हो चुके हैं, हो रहे हैं। औरतें भी वहां करेवा लेकर पहुंच गए। मिट्टी का जो ढेर हम किनारे पर बनाते हैं, मैंड बनाते हैं मिट्टी का ढेर करके, वहां उन मैनों पर औरतें बैठी हुई हैं कलेवा लेकर, यानी नाश्ता भोजन लेकर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा है, क्योंकि वर्षा ऋतु का महीना है, तो लगभग 2-3 महीनों में बारिश लगभग आसमान से घिरा रहता है। और यदि आसमान घिरा है तो बादल भी नहीं दिखेंगे, धूप का नाम नहीं होगा, धूप नहीं दिखेंगी। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का अर्थ यहाँ पूरब दिशा से चलने वाली जो ठंडी हवा है उससे है, यानी ठंडी हवा चल रही है जो पूरब दिशा से चल रही है। अब पूरा वातावरण कृषि नुमा है, यानी सारे खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक मधुर स्वर झनकार सी सुनाई देती है। अब कह रहे हैं ये क्या है जो आवाज सुनाई दे रही है, क्या है, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। जो मधुर झनकार आपके कानों तक पहुंच रही है, इसका अंदाजा हम स्वयं लगा सकते हैं कि यह कौन होंगे? बाल गोविंद भगत होंगे। वही गाते हैं, वही निरंतर संगीत का गान किया करते हैं। उनकी आवाज निरंतर आती रहती है। पूरा गांव वाले जानते हैं कि ये कौन हैं? बाल गोविंद भगत हैं। और बाल गोविंद भगत वहां खेतों में क्या कर रहे हैं? रोपनी लगा रहे हैं। उनका पूरा शरीर कीचड़ से क्या है? लथपथ हैं, लिथड़े हैं। वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। जब हम रोपनी करते हैं उस पानी भरे कीचड़ नुमा खेत में, तो एक पंक्तिबद्ध तरीके से क्या करते हैं? रोपनी की जाती है। धान के जो पौधे हैं उनको लगाया जाता है, और जो हरे होते हैं उस पंक्ति से लगाई जाती है। तो पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं। साथ में वो उनके मुख से एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, जीने का अर्थ यहाँ मनुष्य के जीने से नहीं है। जीने का अर्थ है स्वर को चढ़ाना ऊपर की ओर, यानी सीढ़ियों की ओर चढ़ना। एक उनके स्टेप होते हैं कि संगीत में स्वर को चढ़ाना, वो संगीत का स्टेप है, उसकी सीढ़ियां हैं। तो जीने की ओर चढ़ाकर, यानी ऊपर की ओर चढ़ाकर, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने स्वर को स्वर्ग की ओर भेज रहा हो, और कुछ को ऐसा लगता है कुछ को स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनके संगीत का जादू वहां दिखाई पड़ रहा है। वे गुनगुनाने लगते हैं, वे गुनगुना रहे हैं और गुनगुनाने लगते हैं। और जब गुनगुनाते हैं तो उनके गुनगुनाने से हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। ताल का अर्थ है मधुर संगीत के साथ चलना। हलवा जो हल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके पैर भी बाल गोविंद भगत के संगीत के साथ चल रहे हैं। रोपनी करने वाले जो वहाँ अन्य लोग हैं, उनकी अंगुलियां भी
बाल गोविंद भगत का जो संगीत है उसी के साथ एक अजीब क्रम में चलने लगती है। लेखक कह रहे हैं कि यह बाल गोविंद भगत का संगीत है या उनका जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यानी आषाढ़, सावन और भादो, ये 3 वर्षा ऋतु के महीने हैं। इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इन 3 महीनों में सबसे अंधेरी रात भी रहती है। तो कह रहे हैं कि भादों की वह अंधेरी आधी रात, कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर पहले जो मूसलाधार जो बारिश है, जो वर्षा है, वो खत्म हुई है, क्योंकि इन महीनों में लगातार बारिश होती है और अभी भादों के महीने की जो अधरतिया है, थोड़ी देर पहले जो मूसलाधार वर्षा है खत्म हुई है। जो बादलों की गरज और बिजली की जो तड़प सी, वो अब नहीं सुनाई दे रहा है, वो भी शांत हो गए हैं। किंतु अब झिल्ली की झनकार, झिल्ली एक कीड़ा है और जो आवाज़ करते हैं बरसात में, या दादरों की टरटर, दादुर यहाँ मेंढक को, दादुर का अर्थ है मेंढक, और मेंढक बरसात में टरटर की आवाज़ निकालते हैं। कह रहे हैं कि इन दोनों की जो आवाज़ है, कोलाहल यानी हल्ला कर रहे हैं। कोलाहल का अर्थ है शोर मचाना। झिल्ली और दादुर वहाँ क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। इनकी आवाज़ से लगता है कि जैसे ये शोर मचा रहे हों। इनकी आवाज़ बाल गोविंद भगत का जो संगीत है उनको कम नहीं कर सकती, उनको अपने आवाज़ से दबा नहीं सकते, कोलाहल से डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। ये भी एक वाद्य यंत्र है। खंजड़ी यानी डपली जिसे कहा जाता है, एक वाद्य यंत्र है और वो उस डपली को बजा रहे हैं और उसकी आवाज़ कैसे निकल रही है? डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं। गोदी में पिया चमक उठे सखिया चिहू उठे ना। इसका अर्थ यह है कि हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहू उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ने चौंका देता। अब कह रहे हैं कि भादो यानी सावन, असोज, कार्तिक, मंगशीर, पूष माह, फागुन, चैत, ये हिंदी महीने हैं। सावन के बाद भादो का महीना आता है और कह रहे हैं कि भादो के महीने की आधी रात है और उनका यह जो गाना है ऐसा लगता है कि जैसे अचानक, अकस्मात का अर्थ अचानक, बिजली की तरह कौंध जाती है, सुनाई पड़ती है और अचानक मध्य रात्रि में ये लोगों को चौंका देते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता का अर्थ है शांत से। पूरा संसार, पूरा विश्व शांति से सोया हुआ है, लेकिन ये उस भादों की रात में इनके संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। बिजली की तरह कौंध जाती है, चौंका देती है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी सारा विश्व सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है
और जगा रहा है, जाग भी रहा है। स्वयं तो जागे हुए हैं, संगीत का गान कर रहे हैं, और जो सोए हुए लोग हैं उनको जगा भी रहा है। और क्या कह रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक क्या है, एक महीना है, हिंदी के महीने, हिंदी में भी 12 महीने होते हैं और अंग्रेजी में के भी 12 महीने होते हैं। सावन, भादो, असोज और कार्तिक, ये बारिश के बाद के महीने हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, प्रभातियां का अर्थ है सुबह सुबह जो भजन या गीत जो भी गाते हैं उसे प्रभातियां कहते हैं। प्रभात का तो प्रातःकालीन में गाई जाने वाली जो संगीत ध्वनि है उसे प्रभातियां कहते हैं, जो गीत हैं उसे प्रभातियां कहते हैं। उनकी प्रभातियां कार्तिक के महीने में शुरू हुई, जो कब तक चली, फागुन के महीने तक। इन दोनों वह सवेरे ही उड़ते, यानी इन दिनों वह प्रातःकाल में ही उड़ जाते। अब कह रहे हैं वो कब उठते हैं उनका कोई पता नहीं है, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, न जाने कब वह प्रातःकाल में उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, जो गांव से कितने दूर है, 2 मील दूर है। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। यानी गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने के बाद वहां से वह नहा धोकर स्नान करके लौटते और गांव के बाहर एक पोखर है, यानी एक तालाब, एक कुआं, उसके ऊंचे वाले जो भिंडे यानी ऊंचे वाला जो स्थान है वहां पर अपनी खंजड़ी लेकर, अपनी ढपली लेकर बैठ जाते और वहां अपना संगीत का तान शुरू कर देते हैं, गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक कह रहे हैं मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, यानी माँ का जो महीना है वो शीत ऋतु का महीना है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और उसमें दांत किटकिटाने वाली ठंड लगती है। अब भोर का अर्थ यहाँ सुबह से है, प्रातःकाल से है। तो माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका जो संगीत है वो उन्हें उस पोखर तक ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी जो तारे हैं अभी आसमान में दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी रात है, पूर्ण रूप से सुबह नहीं हो पाया, सूर्य उदित नहीं हुआ है, सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कह रहे कि हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही का अर्थ है लालिमा। सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा बहुत कहीं दूर पूरब में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से सूर्य उदित नहीं हुआ है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। जो शुक्र तारा सूर्य के उदित और सूर्य के अस्त होने पर दिखाई देता है, उसकी लालिमा को बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। यानी उस समय का वातावरण क्या था कि जो खेत थे, जो बगीचा और जो घर, सब पर कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। कोहरे से पूरा वातावरण गिर गया। आवृत का अर्थ है चारों ओर का जो वातावरण है कोहरे से ढक गया। उस रहस्यमय वातावरण में कुछ की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण में
कुश की एक चटाई पर पूरब दिशा की ओर मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी, अपनी ढपली को लिए बैठे थे और निरंतर संगीत का तान कर रहे थे, गाना गा रहे थे। उनके मुंहों से शब्दों का तांता लगा था, यानी निरंतर वो अपने संगीत का गान किए हैं, निरंतर गा रहे हैं। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी वो खंजड़ी बजा रहे हैं, निरंतर गा भी रहे हैं और साथ साथ में खंजड़ी भी बजा रहे हैं। गाते गाते ये इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी गाते गाते ये इतने मस्त हो, इतने विलीन हो जाते, अपने आप में खो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते और इतने उत्तेजित हो उठते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ये खड़े हो जाएंगे। और इतने मस्त हैं कि इनके जो सिर हैं, सिर में जो कंबल है वो बार बार नीचे सरक जाती, उन्हें पता नहीं चलता। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। यानी में ठंड है और ठंड के महीनों में ठंड लगती है और ठंड से कंपकपाते हैं लोग। कहने मैं तो कंपकपा रहा था, लेकिन वो गा रहे थे। तारे की छांव में, अब तारा दिखाई दे रही है, तारा आसमान में दिख रहा है, हम देख रहे हैं तारे को, देख सकते हैं। उनकी छांव में उनकी जो मस्तक है, जो कपाल है, जो ललाट है, उस पर श्रम बिंदु का अर्थ है पसीना। जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बाद पसीना निकलता है तो वो श्रम बिंदु उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है और वो चमक रहे हैं, वो चमक पड़ते हैं। तो आज इतना ही। आगे हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।